चलिए अब आइए अब लोग देखते हैं क्विक सीरीज को। क्विक सीरीज में जो होता है आज फिर से क्विक सीरीज करेंगे, हम रिवीजन क्लास में देंगे तो टेस्ट भी चलेगा और रिवीजन क्लास भी। करंट अफेयर का हमने टेस्ट सीरीज आपको दे दिया है। तो कांग्रेस के पूर्व जो स्थापित संस्थाएं उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी, जिसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नोट करते रहेंगे, दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के पूर्व जो होता स्थापित संस्थाएं, फिर कांग्रेस के बाद जो स्थापित संस्थाएं ये आप जान रहे हैं, ठीक है। उसको भी रिवीजन हम करेंगे। तो कांग्रेस से पूर्व 2024 में पीसीएस में पूछा गया था कि कांग्रेस के पूर्व जो स्थापित संस्थाएं उनका मिलान करिएंगे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। फिर इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में लंदन में हुई थी, संस्थापक आनंद मोहन बोस। नोट करेंगे, आनंद मोहन बोस, ठीक है। इसके बाद जो होता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1878 में कोलकाता में हुई थी, संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी। नोट करेंगे। इसके बाद पूर्व पूना सार्वजनिक सभा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पूना में हुई थी इसकी स्थापना। इसके संस्थापक थे एच.एस. चिपलुरकर या जी.बी. जोशी या एम.जी. रनाडे, ठीक है, एम.जी. रनाडे। नोट करेंगे। चिपलुरकर जो होता थे या थे जोशी थे या रनाडे थे। नोट करेंगे। आगे देखेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में चेन्नई में हुआ था, संस्थापक लिखेंगे जी.एस. अय्यर, एम.बी. रंघवाचारी और आनंद चार्लू। नोट करेंगे, जी.एस. अय्यर, एम.बी. रंघवाचारी और आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी, मुंबई में। पूर्व नाम जो था बम्बई था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। नोट करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में 1885 में हुई थी, संस्थापक में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग और बदरू तैयब जी। नोट करेंगे। एक करंट बहुत चर्चा में था, बायो 3 पॉलिसी क्या है? ये क्वेश्चन था, इसमें हमने करंट थोड़ा सा इसमें एक करंट डाला है, सिर्फ एक ही है। जैव प्रौद्योगिकी नीति को एक नई दिशा देने के लिए जो था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो था औपचारिक रूप से जो था नई बायो 3 नीति जो था पत्र जारी किया था। यह नीति भारत को अगली औद्योगिक क्रांति में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करेगी और सतत विकास की बढ़ावा देगी, उसमें रखा गया था, ठीक है। बायो 3 का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। इसमें 3 शब्द हैं बायो 3 का। नोट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल, ठीक, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। 3 शब्द बायो 3 का। अगर इनमें क्या पूछता है क्वेश्चन में कि बायो 3 में कितने शब्द? 3 बताएंगे, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 3 शब्द जो होता है आप याद रखेंगे, ठीक है। ये नीति जो होता है देश की जो होता है आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन के लिए जो होता है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है, ठीक है। उपराष्ट्रपति 8 सितंबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सैनिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए थे। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ है, तो गोरखपुर में, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के 5वां सैनिक स्कूल है, जिसमें से 3 झांसी में, अमेठी और मैनपुरी में है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। वहीं चौथा जो होता है देश का जो होता है पहला सैनिक स्कूल जो लखनऊ में है, ठीक है। पहला और देश का पहला और चौथा लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा संचालित होता है। आगे चलेंगे क्विक रिवीजन सीरीज में। कांच का प्रयोग, ठीक है। कांच का प्रयोग कौन कौन से? फ्लिंट कांच का प्रयोग जो होता है कैमरा के दूरबीन की लेंस के लिए किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला उपकरण के लिए किया जाता है। सोडा कांच का जो होता है ट्यूबलाइट के लिए किया जाता है। क्रूक्स कांच का जो होता है धूप के चश्मे के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सुमेलित करने के लिए अगर देता है शब्द को तो सुमेलित करेंगे आप। फ्लिंट कांच कैमरे की दूरबीन की लेंस के लिए है।
पायरेक्स कांच जो होता है प्रयोगशाला उपकरण के लिए है। सोडा कांच ट्यूबलाइट के लिए है। क्रूक्स कांच जो होता है धूप के चश्मे का लेंस होता है। ठीक है, नोट करेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शाखाएं जैसे हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के लिए, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के लिए, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन के लिए, एंथोलॉजी जो होता है पुष्पों का अध्ययन करता है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन करता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करता है, एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन करता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। तो ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ होती हैं। आगे देखेंगे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए जो होता है रेटिनाल रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, इसको स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल होता है जिसमें रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। ऑस्टियोमालाइसिस जो होता है ये वयस्क में होता है। ठीक है, नोट करेंगे, दोनों नोट करेंगे, दोनों क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ऑस्टियोमाइलिसिया रोग जो होता है वयस्क में होता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलिसिया रोग जो होता है वयस्क में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, नोट करेंगे, टोकोफेरॉल है, जनन शक्ति की कमी होती है। विटामिन के का नाम जो होता है फाइलोक्विनिन है, नोट करेंगे, फाइलोक्विनिन जो होता है रक्त की थक्का ना बनता है। ठीक है, इसकी कमी से ये जो होता है रासायनिक नाम इसका मिलान करने के लिए आता है, रासायनिक नाम जो श्योर याद कर लिए गया। आगे चलेंगे, संवैधानिक सभा के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से भी। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों जो होता है कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो था चुना गया था, तीनों एक साथ। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी जो होता है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, नोट करिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर को रिवीजन क्लास हम चला दे रहे हैं। ठीक है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। योग के पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक कणाद हैं, उत्तर मीमांसा वादरायण है। ठीक है, वादरायण है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में। आगे चलेंगे, रिवीजन क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग चलेंगे। विटामिन ए रेटिनाल रतौंधी, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया या संक्रमण के प्रति प्रभाविता होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, वृद्धि का रुकना, भूख या वजन का घटना। ठीक है, बेरी या थकान का होना या पेट जो होता खराबी होना, विटामिन B थायमिन, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे विटामिन B2 का देखेंगे, रासायनिक नाम नोट करिएगा, राइबोफ्लोविन। जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश सह न पाना, ये विटामिन B12 राइबोफ्लोविन कमी। विटामिन B3 नियासिन की कमी, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी, विटामिन जो होता है 3 की। आगे चलेंगे, विटामिन B5 का जो होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन होना। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 में पैराडॉक्सिन, त्वचा रोग, मस्तिष्क को ठीक से काम ना करना या अनेमिया रोग हो जाता है, विटामिन सी। ठीक है, 6, ये विटामिन B की। आगे हेडिंग डालेंगे, संवैधानिक विकास का अभिसमय, थोड़ा सा इसमें देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम, नोट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का ये पहला कदम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग, नोट करेंगे, वारेन हेस्टिंग। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नोट कर लेंगे, सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के नाम से नए
निकाय का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पूर्ण पर नियंत्रण प्रदान किया गया। नोट करेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ, भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। पहला काम, 20 साल के लिए व्यापार बढ़ाया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में भुगतान किए जाना शुरू कर दिया गया था। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। नोट करिए। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन के साथ व्यापार रखा गया अपवाद स्वरूप में। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर सभी कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ईसाई मिशनरियों को जो था भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी दी गई थी, अर्थात वो प्रचार कर सकते थे, रह सकते थे। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकृत किया गया तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 का चार्टर अधिनियम। नोट करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नोट करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम जो थे गवर्नर जनरल थे। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। मद्रास मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया। नोट करेंगे मद्रास मुंबई के गवर्नर के विधायिका शक्ति से जो था वंचित कर दिया गया। नोट करेंगे। आगे चलेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को जो होता क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। 1854 में सिविल सेवा के संबंध में जो था मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये 1853 का चार्टर एक्ट। नोट करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पर ज़्यादा फोकस, नहीं तो अधिनियम में बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नर जनरल पद का नाम बदल करके जो था भारत का वायसराय कर दिया गया। नोट करेंगे, जो गवर्नर जनरल का पद था इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन वायसराय भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। नोट करेंगे। नए पद पर भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकारी परिषद था। ठीक है, ये 1858 भारत सरकार अधिनियम। आगे चलेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नोट करिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। 1861 में जब कानून बनाने की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो था पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। नोट करेंगे, कई बार पूछा गया था। ठीक है, कि 3 भारतीयों को जो होता किससे मनोनीत किया था पहली बार विधान परिषद में। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, दिनकर राव और विधान परिषद में जो होता है मनोनीत किया था। वायसराय को आपातकाल के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। नोट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 में बंगाल में, उत्तरी सीमा पश्चिमी प्रांत में जो था 1866, पंजाब में 1897 में जो होता विधान परिषद का गठन किया गया था। नोट करेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेल खाने के लिए आ जाता है, मिलान करने के लिए। 62, 66 और 97। आगे चलेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम
विधान परिषद में कार्य में वृद्धि करके बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। नोट करेंगे, विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने, बजट पर जो होता बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि कार्य हुए थे। मुसलमानों के लिए जो था, पहली बार ही था मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मुसलमानों के लिए जो होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। आगे चलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया था, एक था अस्थानांतरित, दूसरा आरक्षित विषय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शासन की दोहरी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नोट करेंगे, सिविल सेवा सेवकों की भर्ती के लिए भी क्वेश्चन आर पूछ दिया है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था सिविल सेवकों के लिए। यही था भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसकी थी? वायसराय को दे दी गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया 35 में। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को जो होता समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय लोक सेवा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो होता स्थापना की गई थी। आज भी वर्तमान में मौजूद है। 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। नोट करिए, 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। आगे चलें। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम। कुंभा को काबुल, विस्तृता झेलम को कहा जाता है, परुश्री को रावी नदी, गोमती को गोमल, सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है, शतुद्री अर्थात सतलज नदी को, बिपाशा ब्यास नदी को, आश्किनी चिनाब नदी को। ये तो आपको याद हो गया होगा, कई बार रिवीजन क्लासें इसकी हो चुकी हैं। रिवीजन क्लासें इसकी हो चुकी हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म इनका कमल था, गृह त्याग किए तो घोड़ा, ज्ञान जो था पीपल का वृक्ष या बोध वृक्ष कहा जाता है, निर्माण इनका पद चिन्ह है, मृत्यु इनका स्तूप है, प्रथम उपदेश जो होता है चक्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। आगे देखेंगे, विभाग और उससे संबंधित सुल्तान। नोट करेंगे, विभाग और उससे संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज बलबन ने शुरू किया था। ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दीवान ए अर्ज बलबन ने सैन्य विभाग। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के द्वारा। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए अमर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग। ठीक है, दीवान ए इस्तिहाक ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अमर को ही कई बार पूछा गया। और दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग, ये क्वेश्चन समीक्षा में पूछा गया था। नोट कर लीजिए, बंदगान फिरोज शाह तुगलक बंदरगाहों के लिए बनाया गया था। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, प्रमुख शब्दावलियाँ।
प्रयाग ऐतिहासिक काल की बात करें, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य ना मिले उसे प्रयाग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि के साक्ष्य मौजूद हैं किंतु अभी अपठित हो, पढ़ा ना गया हो, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद हों, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। मंत्री और उससे संबंधित विभाग, खजीन जो होता कोषाध्यक्ष होता था। आरिफ मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख को जो होता है आरिफ मुमालिक कहा जाता था। बारीद ए मुमालिक को जो होता है गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। वकील दर सुल्तान की व्यक्तियों को सेवाओं को देखभाल करता था। काजी उल कजात ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी थे। काजी उल कजात। ठीक है। मुशरिफ ए मुमालिक ये विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। आय व्यय से लेखा जोखा करते थे। आगे चलें। राजस्व कर व्यवस्था, उस्र मुसलमानों के लिए जाने वाला भूमि कर। नोट करिए, मुसलमानों से लिए जाने वाला जो था भूमि कर को उस्र कहा जाता है। मिलान करने के लिए आता था। समीक्षा अधिकारी में यही क्वेश्चन आया था। आरओ में इस बार यही क्वेश्चन आया था। ठीक है। उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर। ठीक है। संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर निर्भर धार्मिक कर। नोट करेंगे, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट करिए। हो गया। आगे चलेंगे। प्रमुख समस्थानिक और उनका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे रिवीजन क्लास में चल जाएंगे। आरओ में पूछे गए और पीसीएस में पूछे गए, प्रीलिम्स मेंस में कुछ भी पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन आरओ में मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा, पीसीएस में कैसे आएगा, तो उसको सारे क्वेश्चन जो होता है रिवीजन क्लास में देख लेंगे अब। प्रमुख समस्थानिक और उनका प्रयोग। यूरेनियम 235 चट्टान के आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 रक्त के थक्के को कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में। आयोडीन 131 थायराइड के ग्रंथि के उपचार में। नोट करेंगे। यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 रक्त के कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में। नोट कर लीजिए। आगे चलें। भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों की सूची। अगला हेडिंग, भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों की सूची। भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981। नोट करते रहिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। नोट करेंगे। आगे चलें। पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो होता है पुराणों से मिलता है। याद रखिएगा, जो भारतीय कथा जो होता है इतिहास की कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है ये कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। रचयिता कौन है? लोमहर्ष ऋषि, उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। केवल 5 में जो होता है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। याद रखिएगा, 5 पुराण ऐसे हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियों की बात कही गई है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो होते हैं मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है।
राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में मिलता है। जो राजतंत्र है के साथ जो होता है कृषि संबंधी विवरण जो होता है अग्नि पुराण में मिलता है। नोट करेंगे। अगला, बहमनी राज्य और उनके वंश। बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार में जो होता है इमाद शाही वंश थी, गोलकोंडा में कुतुब शाही, बीदर में वारिस शाही। ये भी आरओ में पूछा गया था, नोट कर लीजिएगा। बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बरार का इमाद शाही, गोलकोंडा का कुतुब शाही, बीदर का वारिस शाही। हो गया। आगे चलेंगे। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त, हेडिंग डालेंगे विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त। पहला मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पड़ता है। मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा गर्त माना जाता है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। मेरियाना गर्त जो था फिलीपींस के किस दिशा में है, अर्थात फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। अगला है टोंगा गर्त। टोंगा गर्त द्वीप समूह के पूर्व में जो होता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे। सुंडा गर्त पूछा गया है, जो पहले जावा गर्त का कहलाता था। सुंडा गर्त को हम क्या कहते थे? जावा गर्त कहलाता था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। नोट कर लेंगे। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो होता सुंडा गर्त है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर है। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे। प्यूर्टो रिको गर्त कैरेबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है? कैरेबियन और अटलांटिक महासागर के सीमा पर स्थित है। आगे चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन की विशेषताएं नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा गया है। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन की विशेषताएं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में, हम उनकी चर्चा करेंगे। चलें। 1887 में मद्रास में, ठीक है, कांग्रेस के 1887 में मद्रास में अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा गया। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद में 1888 में। 1896 में कोलकाता में रहीमतुल्ला सयानी पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। कब? 1896 में। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। नोट करेंगे। पहली बार जो होता है उन्होंने क्या? स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। नोट कर लीजिए। ठीक है। 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। ठीक है। सरला देवी चौधरानी के द्वारा। किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट के द्वारा प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में अध्यक्षता की थी 1923 में। 1925 में कानपुर में अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, नहीं तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। ठीक है। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये कई बार पूछा गया था। लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए थे। कराची अधिवेशन 5/5/1931। 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू
गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन किया था? नोट करेंगे, फैजपुर में गांव में प्रथम कांग्रेस का प्रथम आयोजित जो था फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे 1937 में। ठीक है। 38-39 सुभाष चंद्र बोस किए थे, ये आप आगे पढ़ाएंगे। प्रमुख प्रथम समाचार पत्र संस्थापक स्थान और विशेष। बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र था, जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा 1780 में कलकत्ता से भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। ठीक है। मद्रास कोरियर 1784 में मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार। ठीक है, ये जो होते हैं नोट कर लेंगे 2। आगे देखेंगे, शाहजहां के काल में आए विदेशी। नोट करेंगे, शाहजहां के काल में आए विदेशी कौन कौन थे? विदेशी नागरिक। पीटर मुंडी, जिसे इतावली यात्री कहा जाता था, 1630 से 1634 तक रहा। फ्रांसीसी बैरनियर आया था शाहजहां के, फ्रांसीसी चिकित्सक था। बैरनियर क्या था? चिकित्सक था। 1656 से 1717 तक रहा, बहुत लंबा समय। निकोलो लाओ मानुची, ये भी इतावली यात्री था, 1653 से लेकर 1708 तक रहा। ठीक है। ये दारा सिकों के सेना में तोपची था, याद रखिएगा। निकोलाओ मानुची बाद में ये चिकित्सक बन गया। बाद में क्या हो गया? चिकित्सक बन गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन आया? जैन बैप्टिस्ट टर्बनियर, ये फ्रांसीसी यात्री था, 1638 से 1663 तक रहे। भारत में 6 बार यात्रा था। ये जो था पेशे से जौहरी था, पेशे से जौहरी था। ठीक है, आगे चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं। हो गया, आगे चलें। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं नोट करिए। राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 27। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। खुरासन अभियान 1332 में। कराची अभियान 1337 में। दोआब कर में वृद्धि 1325 में। नोट कर लीजिए। हो गया। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व 43 में उद्योगों के प्रबंध श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गई है। 43 में 43 में सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन और प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 43 43 इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। ठीक है, आगे चलेंगे। 48A में पर्यावरण की रक्षा, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया। 49 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, देखिए एक वीडियो पड़ेगा, एक वीडियो इवनिंग में जो होता है, और लाइव क्लास जो होता है 2 बजे चलेंगे, हम लाइव का आएंगे। ये रिवीजन क्लास के साथ 2 बजे लाइव क्लास आएंगे, तो वहाँ पर जो होता है हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे 2 बजे। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भारतीय संविधान में आपात उपबंध। ठीक है, पहला भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो आपात उपबंध है कहाँ से लिया गया? अधिनियम 1935 से लिया गया है। भाग जो होता है इसको 18 में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो होता है आपात उपबंध की बात करता है। आपात उपबंध 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको पता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलताएं, या आप राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। अनुच्छेद 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल। 3 भाग में 352, 356, 360। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को जो होता है हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब क्या? सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था, अब जो होता है सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया है। नोट कर लेंगे, आगे चलेंगे। कार्बन और उनके यौगिक और विशेषताएं। कार्बन के रूप जो होते हैं कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, बकमिंस्टर, फ्लोरीन।
कोबाल्ट C60, ठीक है। ये तीनों कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। नोट करेंगे, शुद्ध कार्बन की पतली परत ग्राफीन होती है। सूखी बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अपरूप जो होता है हीरा होता है। अपर रूप कौन होता है? कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन मारेंगे? हीरा, ठीक है। आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिकल कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो होता है ग्रेफाइट होता है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शुद्ध कार्बन की पतली परत पूछा जा सकता है, ठीक है। सूखी बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन का जो था प्राकृतिक का सबसे कठोर अपर रूप पूछा जाएगा तो हीरा मारेंगे। वो किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा, हमें सब तरह से पढ़ना। गैस और उनकी विशेषताएं हेडिंग डालें। कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता बाधित होती है, तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता अगर बाधित होती है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। किसके लिए? हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन बायोगैस और CNG का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। रेडान उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो रेडान, ठीक है। अगर रेडान पाई जाती है, अगर वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, अगर रेडान की मात्रा जो होता आ गई वायुमंडल में तो ये समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है, यह तो ठीक है, भूकंप आने का संकेतक होता है। वायुमंडल में रेडान की गैस की मात्रा का बढ़ना खतरनाक होता है, भूकंप का सूचक होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस तालाब में पानी को शुद्ध करने के लिए जो होता है क्लोरीन पाया जाता है। ब्यूटेन का प्रयोग जो होता है LPG का मुख्य घटक है जिससे खाना बनाते हैं, ठीक है। LPG उसमें ब्यूटेन प्रोपेन मिलाया जाता है, मीथेन गैस में मिलाई जाती है। धातु और अधातु की बात करें चलेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा है, हीमोग्लोबिन। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता किसका? टंगस्टन का। ऊष्मा के सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम कई बार पूछा गया है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। कमरे के ताप को तरल अधातु कौन होती है? ब्रोमीन होती है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक चांदी होती है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। कमरे के टेम्परेचर अर्थात तापमान पर तरल अधातु जो होती है कौन होती है? ब्रोमीन होती है, ठीक है। 5 स्टार। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अब समय कम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, रीजनिंग भी आपको क्लास दे देंगे। दैनिक प्रयोग में आने वाले दवाइयों का उपयोग। एंटासिड, नोट करें, एंटासिड जो होता पेट के अतिरिक्त एसिड को कम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इनो, ये क्या कहलाते हैं? एंटासिड कहलाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इनो क्या होते हैं? एंटासिड। आगे देखेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? तनाव और मानसिक बीमारी के इलाज में दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। एनाल्जेसिक जो होता है दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है, एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक दर्द निवारक जो लत का कारण बन सकते हैं, जैसे मार्फिन, ठीक है, इसके जो होता है डेरिवेटिव। दर्द निवारक जो लत का कारण बन सकते हैं जैसे मार्फिन और इसके डेरिवेटिव। एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। सुफ्रेमाइसिन, डिटाल, टिंचर, आयोडीन ये एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ को मारते हैं और उनके विकास को रोकते हैं। कौन? एंटीबायोटिक। क्या प्रयोग कर सकते हैं? पेनिसिलिन, सल्फाड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका प्रयोग होता है, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में प्रथम, ये तो आप जानते हैं, फिर भी एक बार ये बस 2 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड में पढ़ लेंगे। यूपी के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, ठीक है, सरोजिनी नायडू थी, सॉरी।
यूपी की पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मोर्गन। नोट करेंगे, कई बार पूछा गया। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? मोहम्मद असगर। ये याद रखिएगा, इस बार पूछा जाएगा। प्रथम सूचना आयुक्त, यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर। यूपी के पहले लोकायुक्त जस्टिस विश्वंभर दयाल। यूपी के प्रथम राज्य का आपातकाल कब लागू हुआ था? 1968 से फरवरी 1969 तक। यूपी में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही? मायावती 4 बार रही। कौन से? मायावती 4 बार रही। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की प्रथम पहली रामसर साइट कौन है? ऊपरी गंगा नदी, 2005 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी, 2005। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर कौन है? नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल आगरा का किला और ताजमहल, नोट करेंगे। एक साथ 1983 में हो गया। कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस पढ़ते रहिएगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान, ठीक है, क्विक सीरीज में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पीसीएस एग्ज़ाम 32 दिन और शेष है। ठीक है, आज से हम लोग सीसेट पर भी ध्यान देंगे। सीसेट क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। बहुत सारे बच्चों को सीसेट जो होता है गड़बड़ हो चुका था। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चीनी संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना, सब पूछा गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये भी इस बार पूछा गया था। भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ? हापुड़ में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें पीसीएस में ना पूछा गया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वनडे दीजिए चाहे पीसीएस दे दीजिए, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। देख लीजिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, चीनी संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय अनाज भंडारण और प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़, नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है पीसीएस में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब मिलान करने के लिए। पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य 1980 में संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में 1991 में स्थापित हुआ था। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य 1989 में कन्नौज में बना था। नोट करेंगे, 1989 में कन्नौज में। कन्नौज में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है 1984 में उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में। पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला में 1991 में स्थापित। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में महोबा में स्थापित। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987 में रायबरेली में स्थापित हुई थी। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में हरदोई में स्थापित हुआ था। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 1997 में गोंडा जिला में। नोट करेंगे, गोंडे जिला में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 1997 में गोंडा जिला में। हो गया, आगे चलें।
उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र। उत्तर प्रदेश देश का जीडीपी का योगदान लगभग 8% देता है कृषि क्षेत्र। जीडीपी में जो था कृषि क्षेत्र का योगदान कितना, 26%। ठीक है, अगर जीडीपी में कृषि का योगदान देखा जाए तो 26% है और पूरा 8% योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, 10% है। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन और जो था गन्ने की खेती जो था प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में जो था उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रमुख जलप्रपात चलेंगे। हाथी जलप्रपात मेघालय में, नोट करेंगे। हाथी जलप्रपात कहाँ है, मेघालय में। चुलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात कहाँ है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के सीमा पर मच्छकुंड नदी पर है। नोट करेंगे, डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मच्छकुंड नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी पर। चुलिया जलप्रपात कोटा में राजस्थान चंबल नदी पर। आगे चलेंगे। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान निकोबार जो होता है राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से अंडमान निकोबार में, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गेलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैंपबेल, गेलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान, रानी लक्ष्मीबाई झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। नोट करेंगे। ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दाशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ठीक है, पंबादुमा शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका, घबराइए मत। 10 दिन के अंदर रिवीजन क्लास ख़त्म, बस 10 दिन। टेस्ट सीरीज भी जो होता है डेली 2 टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा, 1 से 2 टेस्ट सीरीज। अगर नहीं टेस्ट सीरीज होगा तो बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा। जो बैच चल रहा है उनके लिए तो अलग बात है, फिर वीडियो भी डाल दिया जाएगा आपको फ्री में बैच वाले बच्चों के अलावा। और जो होता है इसमें सीसेट शुरू होगा, आज से क्लास आपका सीसेट शुरू होगा। ठीक है, आगे चलें। भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय हैं। पहले देखेंगे 3 महाद्वीप कौन कौन जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नोट करेंगे, भूमध्य रेखा पर 3 महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। 13 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के कौन है, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया ये अफ्रीका के देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। एशिया के कौन देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। आगे देखेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। थोड़ा सा डेट दिया था इसलिए इसमें
हमने डेट को, ठीक है, 2024 में यहाँ से डेट पूछा गया था, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से। देखिए योजनाएं आपकी 100 से ऊपर हैं, लेकिन आपको 10-10 योजनाएं, जैसे 6 योजनाएं 7 योजनाएं अलग अलग, जैसे 7 योजनाएं अलग हैं तो फिर आगे 7 योजनाएं 7 हैं, जैसे एक साथ पढ़ने में दिक्कत होती है, लड़कों याद नहीं कर पाते हैं डेट, इसलिए जो था पहले 7 योजनाएं याद करिए, फिर दूसरी चीज़ याद करिए, फिर या 7 योजनाएं याद करिए, तो तब इससे जल्दी याद होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। नोट कर लीजिए। आगे चलें। प्रमुख बैंकिंग शब्दावलियाँ। लायबिलिटी देखेंगे, देयता, वह जो भविष्य में बैंक द्वारा वापस करना है वो क्या कहलाता है, जैसे जमा डिपॉजिट कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के बचत, लघु बचत योजनाएं बैंक द्वारा लिया गया, ये क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। बैंक दर, ये तो आप जानते हैं, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण जो होता है उपलब्ध कराती है। वाणिज्यिक मतलब बैंक का मतलब होता है जैसे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनको जो होता है पैसे जो होता है क्या कहलाती है, आरबीआई के द्वारा लेते हैं, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहलाते हैं। रेपो रेट कहलाता है आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। अगर अल्पकालीन ऋण दे रही है तो रेपो रेट लगाती है, ठीक है, दीर्घकालीन दे रही है तो बैंक दर लगाती है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से उधार लेती है। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से उधार लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और देती है तो उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहलाता है। अल्पकालीन के लिए देती है तो रेपो रेट, और दीर्घकालीन के लिए देती है तो क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है, ठीक है, बैंक दर कहलाता है, ठीक है। CRR नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, बैंक द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, उसे नगद आरक्षित अनुपात। मान लो बैंक दिवालिया हो गया तो जनता का पैसा ना डूबे, कुछ पैसे मिल जाएं, इसलिए CRR। वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों द्वारा अपनी कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, सभी चीज़ें लोन पे नहीं दे देंगे, सभी पैसे ऐसा नहीं कि बैंक जो होता है लोन पे दे दें, हमारे पास कुछ ना हो जाए, दिवालिया हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का सबसे मेस्ट है। लॉरेंज वक्र, धन और आय की विषमता का अध्ययन क्या कहलाता है, लॉरेंज वक्र कहलाता है, ठीक है। गिनी गुणांक, ये लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता की माप को दर्शाता है, इसे गिनी गुणांक कहा जाता है। आगे देखेंगे कुजनेट्स वक्र, जीडीपी बढ़ाने पर शुरू में आर्थिक, ठीक है, शुरू में जो था आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है, उसे हम कुजनेट्स वक्र कहा जाता है। यू पर्यावरण कुजनेट्स वक्र वही परिभाषा है कि जीडीपी बढ़ाएंगे, पर्यावरण की क्षति बढ़ेगी, लेकिन एक बिंदु के बाद क्षति क्या करने लगती है, घटने लगती है, उसे पर्यावरण कुजनेट वक्र कहा जाता है। चाहे कुजनेट वक्र हो चाहे पर्यावरण वक्र, बात एक ही है, यहाँ पर्यावरण से है, यहाँ आर्थिक से है, ठीक है। आगे देखेंगे थॉमसन या फिलिप्स वक्र, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी घटेगी, अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध होता है, ठीक है। महंगाई बढ़ने पर क्या करेगी, बेरोजगारी घटती है, याद रखिएगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, नोट करेंगे, व्युत्क्रम संबंध होता है। अगला लाफर वक्र, नोट करेंगे, लाफर वक्र, शुरू में करों की दर बढ़ने पर राजस्व में तो वृद्धि होती है, लेकिन एक बिंदु के बाद करों में वृद्धि जो होता है राजस्व में गिरावट होने लगती है, उसे हम कहते हैं लाफर वक्र कहा जाता है, ये खतरनाक होता है। आगे चलेंगे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, उनकी स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगले बार पूछा गया था एसबीआई का, ठीक है, इस बार कोई और पूछा जा सकता है। एक बार समीक्षा में आरबीआई का पूछा गया, पीसीएस में 2024 में एसबीआई का पूछा गया, इस बार कुछ और पूछा जाएगा। डेट याद रखना होगा आपको। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935,
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जनवरी 1955। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में। भारतीय अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। कई बार क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड की स्थापना के बारे में। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956, जिसे LIC कह सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, बहुत इंपॉर्टेंट RO में पूछा गया था। नोट करेंगे, डेट मिलान करने के लिए आएगा, PCS में मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है। सिडबी की स्थापना, इसका मुख्यालय लखनऊ में 1990 में। भारतीय स्टेट बैंक 1 अप्रैल 1955। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम ICICI की स्थापना जनवरी 1955 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, हिल्टन यंग के द्वारा स्थापित किया गया था। नोट करेंगे, नाम कभी कभी पूछता है। कृषि उत्पाद बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिलान के लिए कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है, चाय बोर्ड कलकत्ता में है, तंबाकू बोर्ड देख चले जाएंगे, ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर देखेंगे अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में चले जाइएगा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता की तरफ चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर दोनों ये क्वेश्चन सबसे मिलान के लिए होगा। नोट कर लीजिए, आप नोट्स करिए। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, बस 2-4 और देखेंगे हम लोग। इसके बाद वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा माप मान लीजिए। यहाँ से जो होता है एक क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP नोट करेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की जो होता है साल 2010 से शुरू किया गया था, इसके पहले नहीं। ठीक है, 2010 के द्वारा शुरू किया गया था। कौन कौन मिल करेगी? UNDP, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास की पहल ने 2010 में शुरू किया था। किन 3 सूचकांकों को रखा जाता है, देखेंगे आप कौन कौन। 3 सूचकांक हैं, लेकिन 10 संकेतक के अभाव को मापता है। याद रखिएगा, 3 सूचकांक होंगे, अर्थात 3 आयाम कह सकते हैं। कौन कौन लिया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नोट करेंगे, HDI में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहा जाता है। 3 सूचकांक रखे जाएंगे, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, LII का। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, आगे देखेंगे हम। स्वास्थ्य में जो होता है पोषण, बाल मृत्यु दर को नापते हैं। शिक्षा में हम स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति को नापते हैं। जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन का प्रयोग, स्वच्छता क्या है, पीने के पानी क्या है, बिजली कैसी है, आवास क्या है, संपत्ति क्या है। ठीक है, कुल मिला के 10 संकेतों को अभाव को मापा जाता है। तो विकास पहल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 चीज़ें जो होता अभी कम पूछी गई हैं यहाँ पर। इस पर जो था स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में ये 3 चीज़ें थोड़ा से 10 संकेत, क्योंकि अब जो होता 3 सूचकांक के 3 आयाम बहुत कम पूछता है। अब ज़्यादा हो ज़्यादा 10 संकेतों के अभाव को मापता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ से अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव जीवन स्तर कम कर दिया है पूछना। आगे देखेंगे, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रस्तावना। अभी देखिए कि पेपर हुआ था उसमें पेट में, तो उसमें पूछा गया था कि संविधान की शुरुआत किस शब्द से होती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो प्रस्तावना से ही विकल्प में था। तो प्रस्तावना से ही संविधान की शुरुआत मानी जाएगी। तो प्रस्तावना से हर बार क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछ रहा है। तो आप नोट करिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को हम क्या कह सकते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। ठाकुर दास भार्गव, नाम सुने होंगे, और M हिदायतुल्लाह ने इसे कहा था। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव और M हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा थे। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, नानपाल किलवाला, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। ठीक है, नानपाल किवाला कह सकते हैं। नानपाल किवाला ने जो था प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। नाम थोड़े से नोट कर लेंगे। ठीक है,
क्योंकि किताबों में कम लिखा जाता है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। नान पाल किलवाला, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। के.एम. मुंशी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। नोट करेंगे, के.एम. मुंशी ने संविधान की जो था प्रस्तावना को संविधान की क्या बोले? जन्म कुंडली कहे थे। अपने अपने अलग अलग विचार रखे गए थे। आगे देखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसी उद्देश्य की प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही तो क्या बना? प्रस्तावना बाद में बना, ठीक है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था बाद में चल के उसे क्या कर दिया? संविधान में शामिल किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना बनाता है। नोट करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना 4 देशों से लिए प्रभावित है। किस किस देश से? इंपॉर्टेंट रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन? अमेरिका से हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, रूस से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। नोट करिए, हो गया। अमेरिका हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता फ्रांस से लिया गया। रूस से जो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा गया था, फ्रांस से और रूस का, ये 2 चीज़ों पर, ठीक है। कभी कभी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है, ठीक है। आगे की तरफ देखेंगे, 2-4 और क्वेश्चन है, उसको पूरा करिए जल्दी। महत्वपूर्ण विधेयक, ठीक है। कल से जो होता है 7 बजे से क्लास आपको शुरू करेंगे, ठीक है। 7 से 9 चलाएँगे, तो आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। जो मैप पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, महत्वपूर्ण विधेयक। सरकारी विधेयक में देखेंगे, महत्वपूर्ण विधेयक में, सरकारी विधेयक में देखेंगे, मंत्रिमंडल किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पारित होने की संभावना अधिक होती है। सरकारी विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक में एक विधेयक सरकारी विधेयक होता है। ये मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जाएगा, पारित होने की संभावना सबसे अधिक होती है सरकारी विधेयक की, ठीक है। आगे देखेंगे, गैर सरकारी विधेयक, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया सकता है। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त, जो मंत्रिमंडल के अतिरिक्त मतलब जो कैबिनेट मंत्रालय उसके अंतर्गत जो होता है, उसमें जितने मंत्री होते हैं उनके अतिरिक्त होता है, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जाएगा, पारित होने की संभावना नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक कानून बने हैं। याद रखिएगा, अब तक जो होता है केवल 14 गैर सरकारी विधेयक कानून बने हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, पंचायती, नोट करके, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 2 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक है। 2 से 4 चलेंगे, नोट कर लीजिएगा। समितियों में जो होता है सिर्फ जो होता है मिलान करने के लिए आता है, ठीक है। 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था, ठीक है, और 2025 में भी आएगा। यहाँ से देखिए बहुत सारे पंचायती राज से समितियाँ हैं, तो आगे पीछे करके क्वेश्चन देगा कौन से समितियाँ किसके साथ मिलान करने के लिए रहेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बलवंत राय मेहता समिति लिखी 1957, सादिक अली समितियाँ 1964, अशोक मेहता समितियाँ 1977, हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988, PK थुंगन समिति 1988। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो PK थुंगन समिति, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विस्तृत जो होता है यूपी मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। इस बार भी मेंस में पूछा गया था, इससे निबंध भी जो होता है मेंस में लिखा गया था। तो ये जो होता है मेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसको बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग, ठीक है, मेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो 1988 PK थुंगन समिति 1988 नोट कर लिए। LM सिंघवी समिति 1986, GVK राव समिति 1985, हनुमंत राव समिति 1983,
अशोक मेहता समिति 1997-77 मिनट, ठीक है। सादिक अली समिति 1964, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। ये समितियाँ ख़त्म। फिर आपसे 2 बजे क्लास मिलेंगे। 10 दिन के अंदर रिवीजन क्लास ख़त्म हो जाएगा। 32 दिन आपका शेष बाकी है, ठीक है। 32 दिन आपका शेष बाकी है। शाम को 7 बजे हम लाइव क्लास में आ जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ पर फ्री में देख लीजिएगा आप। वहाँ पर लाइव क्लास पढ़ाएंगे, कैलेंडर या घड़ी कुछ भी पढ़ा सकते हैं रिवीजन क्लास में। इसके बाद जो होता है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन उसमें चलेगा, ठीक है। थैंक यू।